विलियम, सॉरी विलियम नहीं, लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन उस समय क्या थे? प्रतिभा, ओके। लॉर्ड कर्जन उस समय गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा जब बंगाल विभाजन का इसको बोल सकते हैं ना, बाइकआउट करना, रद्द करना, तो बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 यानी 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था या खत्म किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग था। और लॉर्ड हॉर्डिंग के समय भारत में कौन आया था? जॉर्ज पंचम आया था। लॉर्ड हॉर्डिंग जब भारत में गवर्नर जनरल था, उस समय इंग्लैंड का राजा, जिसका नाम था क्या? जॉर्ज पंचम, वो भारत में आया था। तो अंग्रेज सरकार जो भारत में राज कर रही थी, अंग्रेज अधिकारी या गवर्नर जनरल जो भारत में राज कर रहे थे, शासन चला रहे थे, उन्होंने उस समय की जो समस्याएं थी, उस समय की जो प्रॉब्लम्स थी, उनको फेस न करते हुए, उनका सामना न करते हुए पैसों को पानी की तरह बहा रहे थे। कौन? उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग। किसके स्वागत के लिए? किसके स्वागत के लिए? कोई बताएगा? किसके स्वागत के लिए? राजा। कौन? क्या नाम था राजा का? कोई नहीं बता पा रहा। राजा वही, कौन? जॉर्ज पंचम। ओके, तो उसी जॉर्ज पंचम के जो उत्तराधिकारी है वो कौन है? प्रिंस फिलिप। प्रिंस फिलिप, राजकुमार, राजकुमार मीन्स प्रिंस। और जो इंग्लैंड की प्रेजेंट मीन्स जिस समय का ये लेसन लिखा गया है, उस समय जो इंग्लैंड की महारानी थी, उसका नाम था रानी एलिजाबेथ सेकंड। रानी एलिजाबेथ सेकंड। ये जो प्रज्वल एमबी है, बार बार लेफ्ट मार रहा है, बार बार ज्वाइन कर रहा है, बार बार लेफ्ट मार रहा है, बार बार ज्वाइन कर रहा है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको लेफ्ट नहीं मारना है। ओके, तो ये जो लेसन लिखा गया है, ओके, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड भारत की स्वतंत्रता से पहले, यस, भारत की स्वतंत्रता से पहले जब भारत में आ रही है, कौन? एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ जब भारत में आ रही थी, तो भारत के लोग उसके आने की जो तैयारियां कर रहे हैं, उसी का वर्णन यहां पर किया गया है। शी इज नाउ करेंट क्वीन ऑफ ब्रिटेन। हो सकता है कभी कभार क्या होता है ना, जैसे हम बोल सकते हैं अकबर प्रथम, अकबर द्वितीय, रानी एलिजाबेथ प्रथम, रानी एलिजाबेथ द्वितीय, रानी एलिजाबेथ तृतीय, है ना? तो हो सकता है ऐसा भी। तो जिस समय लेसन लिखा गया था, उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी, उसका नाम था रानी एलिजाबेथ सेकंड। तो रानी एलिजाबेथ जब भारत आगमन होता है या भारत आने का उसका जो दौरा होता है, उससे पहले भारत में जो क्या क्या प्रिपरेशन की जाती है, क्या क्या तैयारियां की जाती है, दिल्ली जो भारत का कैपिटल है, जो भारत की राजधानी है, वहां पर क्या क्या तैयारियां की जाती है, उसी का वर्णन इस लेसन में किया गया है। और इस लेसन में ये व्यंग्य भी किया गया है कि जब हम उन लोगों के गुलाम हैं, जब वो लोग हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, हमारे देश में एक बुरा शासन प्रणाली, इलीगल शासन प्रणाली चला रहे हैं, हम उनके गुलाम हैं, और गुलाम होने के बावजूद भी हम उनका क्या कर रहे हैं? सम्मान कर रहे हैं, हम उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जैसे ही वहां इंग्लैंड का जो महाराजा था, कौन? जॉर्ज पंचम, उसकी मूर्ति, उसकी स्टेच्यू दिल्ली में लगाई जाती है। उसकी स्टेच्यू या मूर्ति दिल्ली में लगाई जाती है। तो भारत के जो देशभक्त होते हैं, उनका खून खोलने लगता है, उनका खून खोलने लगता है मीन्स खून गर्म होने लगता है, मीन्स उन्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है। और वो क्या करते हैं? कहा जाता है ना कि जो नाक होती है वो सम्मान का प्रतीक होती है, रेस्पेक्ट का प्रतीक होती है, सिंबल ऑफ रेस्पेक्ट। क्या? हमारी नाक।
या नौ जिसको हम बोलते हैं। कहा जाता है ना, किसी ने कुछ गलत काम कर दिया हो या किसी ने अपमान कर दिया हो, तो लोग यही बोलते हैं कि उसका नाक काट लिया गया, उसका तो आज नाक ही कट गया या नाक ही कटवा दी। ये विजय लक्ष्मी स्क्रीन क्यों प्रेजेंट कर रही है? चुपचाप आपको क्लास में सुनना है और देखना है टीचर जो समझा रहा है, ठीक है ना। अगर कुछ डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके आप कुछ पूछ सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है, जो स्टेचू है, वो दिल्ली में लगाई जाती है। और दिल्ली में उस स्टेचू की जो नाक है वो कौन हटा देता है? कोई भारत का ही कोई देशभक्त जो होता है, उसको बुरा लग रहा होगा, उसने उस नाक को हटा दिया। और नाक को हटाने के बाद जो ऑफिसर्स, जो अधिकारी, जो किसके अंडर में काम कर रहे हैं? ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन के जो गवर्नर जो कि इंडिया में राज कर रहे थे, उनके अंडर में जो भारतीय काम कर रहे हैं, जो इंडियंस काम कर रहे हैं, इंडियन ऑफिसर्स, उनको बहुत टेंशन होती है, उनको बहुत चिंता होती है। वो रात रात जाग करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि नाक किसने काटी और नाक किस तरह से दोबारा लगाई जा सकती है। इस तरह का वो प्रयास करते हैं। और इस तरह का प्रयास या एफर्ट जो वो करते हैं, इस तरह की जो प्रणाली या प्रोसेसिंग जो गवर्नमेंट की है, जो इंडिया के अंग्रेज सरकार के अधीन जो काम कर रहे हैं, जो इंग्लैंड सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, इन कंट्रोल काम कर रहे हैं, उनकी जो शैली है, उनका जो डर है, इस तरह की जो गुलामी है, उसको देख करके यहाँ पर व्यंग्य किया गया है कि जिनके हम गुलाम हैं, उनके नीचे ही हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। और शुरुआत में ये भी दिखाया जाएगा कि जब रानी आने वाली थी, कौन? रानी एलिजाबेथ सेकंड भारत आने वाली थी या रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आने वाली थी, तो भारत में जो भी अंग्रेज अधिकारी थे या भारत के अधिकारी थे, वो क्या कर रहे थे? उनको चिंता हो रही थी कि जो रानी है उसका दौरा इंडिया के बाद पाकिस्तान में होगा, उसके बाद श्रीलंका में होगा, तो कैसी पोशाक पहनेंगी, इन विच ईयर। मैं अभी लेसन पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, मैं जस्ट समरी बता रहा हूँ। अभी हम पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा कि कौन से ईयर में ऐसा हुआ है। ओके, जैसे हम लेसन पढ़ना शुरू करेंगे वो आएगा। ओके, तो इस तरह उनके जो पहले से सब कुछ डिसाइड किया जाता है कि कौन कैसा दर्जी होगा, कैसा टेलर होगा, कौन कौन सी पोशाक, कौन कौन सी यूनिफॉर्म, कौन कौन से ओकेजन या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी या कौन कौन सी फंक्शन में वो पहनने का काम करेगी। तो एक तरह से दर्जियों का भी बुरा हाल था, वो भी बहुत कंफ्यूजन में थे, वो भी बहुत परेशानियों में थे। इसके अलावा इंडियन ऑफिसर्स या भारतीय जो अफसर थे या भारतीय जो अधिकारी थे, उनका भी पसीना छूट रहा था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की महारानी पधार रही है। अगर हम ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे तो जो हमारे ऊपर के जो अपर ऑफिसर्स है, जो गवर्नर जनरल है, जो कि अंग्रेज है, वो हमारे खिलाफ, हमारे अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकेंगे या ले सकते हैं। ठीक है ना। तो बावरचियो मीन्स कुक। इसके अलावा खान सामो मीन्स कुक का हेड या किचन का जो भी हेड होता है। मेघना, यू आर सो लेट नहीं आना है। ओके, तो उनकी भी व्यवस्था की जाती है। फिर जब टाइम बहुत कम रहा होता है, ओके प्रमोद, लेट नहीं आना है, तो जब टाइम बहुत कम बचा होता है, यासीन ओके, जब टाइम बहुत कम बचा होता है कि अब इंग्लैंड की महारानी पधारने ही वाली है, 2 या 3 दिन बचे हैं, और जो मूर्ति है, जो स्टेचू है, अभी तक उस पर नाक नहीं लगी है। अगर वो इस तरह से देख लेगी तो उसका सम्मान नहीं, उसका क्या होगा? उसका अपमान होगा, और अपमान सहन नहीं कर पाएगी। अपमान सहन नहीं कर पाएगी तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। किसके द्वारा? जो अंग्रेज गवर्नर्स है उनके द्वारा हमें प्रताड़ना या फिर यातनाएं दी जाएगी, हमें पनिशमेंट दिया जाएगा। इस तरह से वो सोच रहे हैं, कौन? इंडियन ऑफिसर्स या भारतीय अधिकारी। अब भारतीय अधिकारी क्या करते हैं? गुप्त मीटिंग करते हैं। गुप्त मीटिंग करने से पहले
या सीक्रेट मीटिंग करने से पहले वो ये सोचते हैं, क्या करते हैं, अपने जो भी नगर निगम होते हैं या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं, वहां पर वो फाइलों को खंगालने का काम करते हैं। क्या करते हैं? फाइलों को चेक करने का काम करते हैं। क्या चेक करने का काम करते हैं? कि जो मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है उसका पत्थर कहाँ से मंगवाया गया था, क्या उसका डेटा मिल सकता है? अगर उसका डेटा मिल सकता है तो हम उसी पत्थर का या उसी टाइप के ग्रेनाइट का जो नाक है हम लगाने का एफर्ट करेंगे, है ना। और नगर पालिका के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कौन सा लेसन, नेताजी का चश्मा लेसन में पढ़ा था कि जो नगर पालिका है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करती है, टाइम टू टाइम नहीं करती है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा भी कि नगर पालिका के काम करने का जो तरीका है वो कैसा है। नगर पालिका के काम करने का तरीका ऐसा है कि जैसे ही सरकार बनती है, जैसे ही चुनाव आते हैं, वो क्या करते हैं, एक लंबा चौड़ा घोषणा पत्र बना करके रख देते हैं। घोषणा पत्र मीन्स डिक्लेरेशन, कि कौन कौन से काम किए जाने हैं, कौन कौन से काम हम करवाएंगे। इस तरह के प्रॉमिस, इस तरह के वादे, इस तरह के लंबे चौड़े जो लबादे हैं या वादे हैं वो जनता के सामने रख देते हैं। और एक रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है नगर निगम की, कि हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से शहर में, सिटी में या मेजर सिटी या महानगर जिसे हम बोल सकते हैं, में ये काम करवाएंगे। लेकिन जैसे ही सरकार जाने वाली होती है, जैसे ही 5 ईयर कंप्लीट होने वाले होते हैं, वो काम जल्दबाजी में पूरे किए जाते हैं, वो काम जल्दबाजी में पूरे किए जाते हैं और फिर उल्टे सीधे काम होते हैं, प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता है। कहीं पर जो सीवर बनाए हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए गए हैं, कहीं पर जो रोडें बनाई गई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। और उनकी पोल कब खुलती है? जब बरसात आती है तो वो सीवर टूट जाते हैं, बरसात में सड़कें टूट जाती है, तो फिर नगर निगम की पूरी पोल जो है वो सामने आ जाती है कि उसका काम करने का ढंग जो है वो कितना ढीला ढाला, कितना पेंडिंग तरीके से वो काम, किस तरह से वो काम वो पेंडिंग रखते हैं। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि वो जो भारतीय अधिकारी है और नगर निगम का डेटा खंगाल रहे हैं, डाटा खंगाल रहे हैं या सूचनाएं देख रहे हैं या एंट्रियां देख रहे हैं कि जो मूर्ति दिल्ली में लगी हुई है, राजधानी में लगी हुई है, जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति है, उसका पत्थर कौन से जगह से आया था, उसका पत्थर विदेशी था या फॉरेन था या बाहर से आया था, इसीलिए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। और इस तरह से भारतीय अधिकारियों के पसीने पसीने छूट रहे थे। और लास्ट टाइम में जब उन्हें पता चला कि लास्ट 2 या 3 डेज बचे हैं रानी को पधारने में, तो क्या करते हैं, उस पर दूसरी नाक लगाने की सोचते हैं, जॉर्ज पंचम का सम्मान बचाने के लिए, उसका रेस्पेक्ट बचाने के लिए। जब नाक नहीं मिल पाती है तो एक गुप्त मीटिंग की जाती है, एक सीक्रेट मीटिंग की जाती है और वहां एक ड्राइंग टीचर को बुलाया जाता है या मूर्तिकार को बुलाया जाता है। मूर्तिकार मींस स्टेचू बनाने वाला। उस मूर्तिकार के सामने ये शर्त रखी जाती है कि अगर तू नाक लगा देगा तो तुझे 10 करोड़ रुपए नकद दिए जाएंगे, कैश दिए जाएंगे। अब मूर्तिकार जो होता है वो जगह जगह पर घूमता रहता है, जहां पर भारतीय नेताओं की मूर्ति लगी है, जहां पर भारतीय नेताओं की स्टेचू लगी है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां पर शिवाजी का मिलेगा, बाल गंगाधर तिलक का मिलेगा। बिहार में जाएंगे तो वहां पर 1914 यानी 1914 में एक युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 से 1918 तक जो हुआ था, उस समय जो बच्चे लोग शहीद हुए थे, जिनकी एज ज्यादा नहीं थी, मीन्स 18 अबव नहीं थी, उन बच्चों ने अपनी शहादत दी थी, अपना सेक्रीफाइस दिया था। उन बच्चों की मूर्ति कहां पर लगी हुई थी? बिहार में लगी हुई थी, मूर्तियां लगी हुई थी। तो सबसे पहले वो कहां जाता है? सबसे पहले जाता है कहां पर? महाराष्ट्र में जाता है, गुजरात में जाता है, उसके बाद राजस्थान, है ना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
है ना, जहां जहां पर भी नेताओं की मूर्ति लगी है या फ्रीडम फाइटर्स की मूर्ति लगी हुई है, वहां से वो उसकी नाक ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन एग्जैक्ट वैसा नाक नहीं मिल पाता है। इससे एक क्लियरिटी या वास्तविकता ये सामने आ रही है, या सिंबल या सीधा सीधा संकेत यह निकल रहा है कि कहीं न कहीं हमारे फ्रीडम फाइटर्स का या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का महत्व या कद जॉर्ज पंचम से ज्यादा है। क्यों? जॉर्ज पंचम ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जैसा हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। देश के लिए पता नहीं बहुत सारे मूवमेंट्स, बहुत सारे रिवॉल्यूशन, बहुत सारी क्रांतियां, बहुत सारे सत्याग्रह इनमें भाग लिया है, पता नहीं कितनी बार जेल गए हैं, और कितना ही अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, कितना ही अपना, और लास्ट में सेक्रीफाइस, अपना बलिदान दिया है। इसीलिए कभी भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी तुलना, उनकी कंपेयर हम जॉर्ज पंचम से नहीं कर सकते। जॉर्ज पंचम है वो हमारे नेताओं के बराबर सम्मान के लायक कभी भी नहीं है। हमारे नेताओं का सम्मान, हमारे फ्रीडम फाइटर्स या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान जॉर्ज पंचम से कहीं ज्यादा है। इसीलिए उसकी नाक सही नहीं फिट बैठ रही है। तो इसी तरह व्यंग्य किया गया और बात सच्चाई भी है। इसी तरह जब लास्ट में कोई जो मूर्तियां की जो नाक है, स्टेचू की जो नाक है, सब जो नाक है बड़ी लग रही थी, बड़ी लग रही थी मीन्स जॉर्ज पंचम के सम्मान से ज्यादा सम्मान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का था। तो मूर्तिकार को फिर से बुलाया जाता है, फिर से गुप्त मीटिंग की जाती है कि कोई सुन न ले, अगर कोई सुन लेगा तो भंडाफोड़ हो जाएगा, बात वायरल हो जाएगी, और बात वायरल हो जाएगी तो इंडिया वाले हमें छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं उसी देश में हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेज या इंग्लैंड के निवासियों का सम्मान कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ना। फिर क्या होता है, मूर्तिकार फिर से जाता है। मूर्तिकार कहाँ जाता है? बिहार में जाता है। बिहार में जाकर देखता है छोटे बच्चों की जो मूर्ति है वो भी कहीं न कहीं मीन्स उनका सेक्रीफाइस, उनका बलिदान, उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन भी कहीं न कहीं जॉर्ज पंचम से ज्यादा है, जॉर्ज पंचम से अधिक है। इसलिए वो मूर्ति भी, उस मूर्ति की या बिहार में जो छोटे बच्चों की मूर्तियां लगी हुई थी, जो कि 1914 के प्रथम विश्व युद्ध की याद दिलाती है, वो भी नहीं लग पाती है। फिर से गुप्त मीटिंग की जाती है और गुप्त मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि कोई जिंदा इंसान की नाक काट करके लगा दी जाए। क्या किया जाए? किसी जिंदा इंसान की नाक काट करके किसको लगाया जाए? जॉर्ज पंचम को लगाया जाए। इस तरह से हम जॉर्ज पंचम का सम्मान कर सकते हैं, एलिजाबेथ को हम खुश कर सकते हैं, और एलिजाबेथ को उनके अपमान का, उनकी नाक कटने का पता भी नहीं चल पाएगा। तो ये देख सकते हो कि गुलामी में या किसी की चापलूसी में या राजनीति में कैसे कैसे पहलू आते हैं, जिसमें क्या होता है, एक मोड़ ऐसा आया जहां पर अंग्रेज सरकार का सम्मान करने के लिए या अंग्रेज की महारानी का सम्मान करने के लिए एक जिंदा मनुष्य का नाक काट करके लगाया जाता है। तो इस तरह जिंदा मनुष्य का नाक काटा जाता है, उसे पानी के तालाब में, पानी के तालाब को बिल्कुल साफ करके, पानी के पॉन्ड को साफ करके, पानी का जो होज होता है, स्विमिंग पूल होता है, वहां पर उसे प्रॉपर तरीके से ढंग से रखा जाता है ताकि वो मुरझाए नहीं, और फिर बाद में उसे लगाया जाता है। इस तरह ब्रिटेन की महारानी का स्वागत किया जाता है। और फिर बाद में जो अखबार होते हैं, जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, वो बिल्कुल शांत होते हैं। उसका रीजन क्या है? दूसरे दिन जो न्यूज़पेपर छपते हैं वो न्यूज़पेपर बिल्कुल शांत थे, उनमें कोई अच्छी खबर नहीं छपी। क्यों? क्योंकि अगर उनमें कोई खबर छापी जाती कि जिंदा मनुष्य की नाक काटी गई है या इस तरह सम्मान किया गया है,
तो जनता में आक्रोश पैदा हो जाता, जनता में गुस्सा पैदा हो जाता, है ना, जिससे क्या हो सकता था, जो भारतीय अधिकारी थे उनको डांट पड़ सकती थी, उन पर एक्शन लिया जा सकता था। तो इस तरह साइलेंट तरीके से यानी चुपचाप ये काम कंप्लीट कर दिया गया। इस पार्ट से बहुत सारी शिक्षाएं निकल करके आ रही है। सेंसरशिप, यस, ओके। इस पार्ट से बहुत सारी शिक्षाएं सामने आ रही है कि किस तरह से भारत के जो नागरिक है वो गुलाम होते हुए भी किस तरह से अंग्रेज अधिकारियों के नीचे यानी अंग्रेज गवर्नर जनरल के अधीन काम कर रहे हैं, उनके नियंत्रण में रह करके काम कर रहे हैं, और नियंत्रण में रह करके किस तरह से अपनी हदें पार कर रहे हैं, वो सब इस पार्ट में बताया गया है। और कहीं न कहीं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान के बारे में बताया गया है कि उनका सम्मान, उनका रेस्पेक्ट अंग्रेज के जो इंग्लैंड के जो निवासी है, चाहे वहां का राजा हो, चाहे वहां की महारानी हो, चाहे वहां का प्रिंस फिलिप हो, चाहे कोई भी हो, उनके सम्मान से कहीं ज्यादा सम्मान हमारे देशभक्त, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का है। ओके, ये मैंने इसका समराइज बिल्कुल शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अब शुरू करते हैं लेसन। जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक मीन्स किसी चीज पर कटाक्ष करना, किस चीज का इनडायरेक्टली इंसल्ट करना। व्यंग्यात्मक क्या है? निबंध है जो किसने लिखा है? कमलेश्वर ने लिखा है। इसमें सरकारी तंत्र मीन्स गवर्नमेंट, जो ऑफिसर्स है उनकी मजाक उड़ाई गई है कि किस तरह से वो डरपोक होते हैं, किस तरह से वो गुलामी को सहन कर रहे हैं, किस तरह से वो अंग्रेज सरकार के डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से वो जिनके गुलाम है उन्हीं के डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं डर के मारे। वो सब को देखकर यहाँ पर मजाक उड़ा गया है, मीन्स व्यंग्य किया गया है। हम जिस इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, जिस ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं 1947 तक, उसी की रानी के सम्मान या रेस्पेक्ट के लिए भारत की सरकार कैसे कैसे पापड़ बेलती है, कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसे प्रिपरेशन करती है, कैसे कैसे दिल्ली में सारी बिल्डिंग्स को चमकाया जाता है, सारी इमारतों का रंग रोगन किया जाता है, सारी इमारतों को चमकाया जाता है, सारी सड़कों को रिपेयर किया जाता है, नया बनाया जाता है, और वहां पर अच्छे अच्छे प्लांट रखे जाते हैं, फूलों के प्लांट रखे जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली को चमचमाती या जगमगाती बना दिया गया था। क्यों? जिनके गुलाम उसी की गुलामी। क्यों? देखते हैं आगे। भारत सरकार कैसे कैसे पापड़ बेलती है? अपमानपूर्ण मीन्स इंसल्ट टाइप की हरकतें करती है। यह दिखाना इस निबंध का मेन उद्देश्य या एम्बिशन है। निबंध की जो सार है वो इस प्रकार है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के संग भारत पधारने वाली थी। कौन? रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ कहाँ आ रही थी? भारत आ रही थी। उस समय की यहाँ पर बात की जा रही है। भारत पधारने वाली थी। रोज रोज अखबारों में उनके शाही दौरे मीन्स रॉयल दौरे का मीन्स होता है कि मेरी फर्स्ट मीटिंग वहां पर है, सेकंड मीटिंग यहाँ पर है। जैसे होता है ना, आपको पता होगा कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी एम्बेसडर, कोई भी बोलते हैं ना फॉरेन मिनिस्टर या एक्सटर्नल मिनिस्टर या एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के द्वारा कोई भी एम्बेसडर हमारे देश में आते हैं या प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में आते हैं दूसरे देश के, या ब्रांड एम्बेसडर दूसरी चीजों का बेटा, एक होता है क्या बोलते हैं उसको, राजदूत बैठते हैं कहाँ पर? एम्बेसी में बैठते हैं। एम्बेसी कहाँ पर है? दिल्ली में। तो वही मैं बता रहा था, कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश से आता है या एम्बेसडर दूसरे देश से आता है तो उसका सम्मान करने के लिए सबसे पहले पता नहीं हम विजय घाट लेके जाते हैं, राजघाट लेके जाते हैं, वो वहां गांधी जी की मूर्ति को पुष्प अर्पित करते हैं, उसके बाद विज्ञान भवन लेके जाते हैं। तो इस तरह का फॉर्मेलिटीज हम करते हैं उसके सम्मान के लिए।
तो यहाँ पर इसी तरह के शाही दौरे या रॉयल जो दौरे हैं, कहाँ पर कौन सा फंक्शन होगा, किस समय कौन सा फंक्शन होगा, उनकी जो चर्चा थी रोजाना न्यूज़पेपर्स में हो रही थी। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही एनफ है। फिर मिलते हैं नई क्लास में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।